नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया में। और इस समय आप देख रहे होंगे कश्मीर की वादियों में बर्फीला मौसम है, सुहाना मौसम है। और हमारे साथ एक खास मेहमान जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब। मनोज सिन्हा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप बीएचयू में स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट रहे हैं, आईआईटी और बीटेक एमटेक आप सिविल से हैं, रेल राज्य मंत्री रह चुके हैं, मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन एंड आईटी रह चुके हैं, स्वतंत्र प्रभार आपके पास था, 3 बार आप सांसद रहे। जम्मू कश्मीर की वादियों से दुनिया को देखना और जम्मू कश्मीर की नज़र से जम्मू कश्मीर को देखना कैसा लगता है आपको? मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर केवल प्राकृतिक दृष्टि से ही खूबसूरत नहीं है, बल्कि यहाँ के लोग भी उम्दा किस्म के हैं। टैलेंट बहुत है। बाहर के लोगों में जरूर मुझे लगता है कि शायद सही बात न पहुँचने के कारण थोड़ा भ्रम होगा, लेकिन जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो महसूस कर रहे हैं कि अब परिवर्तन की नई हवा यहाँ बहने लगी है। गाजीपुर, बीएचयू, दिल्ली, लखनऊ, पूरा दुनिया भी आपने घूमी, अपना नज़रिया है। जो जम्मू कश्मीर को लेकर आम जो लोग हैं उनकी धारणा रहती है कि बहुत टेररिज्म है, सब कुछ ठीक नहीं चलता है, भ्रष्टाचार बहुत है। यहाँ जो सत्ताधारी लोग थे या जिन्होंने भी राज किया है उन्होंने अपने आप को भ्रष्टाचार में डुबा दिया, जनता का कोई भला नहीं किया। आप एलजीए हैं, पॉपुलर सरकार है नहीं, चुनी हुई सरकार नहीं है, तो जिम्मेदारी आपके कंधों पर। आपने क्या देखा 3 महीने में? मुझे लगता है कि किसी राजनीतिक व्यक्ति और दल पर मैं प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, लेकिन ये सच है कि जो बजट है जम्मू कश्मीर का, अगर उसको आप देखेंगे बाकी राज्यों की तुलना में तो काफ़ी ज़्यादा बजट है। समय समय पर भारत सरकार ने जो सहायता दी है, आर्थिक सहायता यहाँ दी है, वो भी काफ़ी दिया है। उतना काम यहाँ किन्हीं परिस्थितियों में नहीं हो सका है। मुझे लगता है कि अब ये समय आ गया है कि उसको तेज गति दी जाए। ये सच है कि इंडस्ट्री न होने के कारण यहाँ के लोग रोजगार के मामले में भी सरकारी नौकरियों पर ही आश्रित रहे। देश के बाकी हिस्सों में जिस तरह से विकास की गति तेज हुई, उस तरह से जम्मू कश्मीर में विकास की गति तेज नहीं हो सकी। लेकिन पिछले कुछ दिनों में मैं समझता हूं कि कोविड भी एक फैक्टर रहा है। 70 सालों के इतिहास में मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन अब उसने रफ्तार पकड़ लिया है और हमारा विजन बहुत स्पष्ट है, जीरो टॉलरेंस टू करप्शन। उसमें कोई भी होगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। विकास की दृष्टि से जम्मू कश्मीर देश के बाकी राज्यों या यूनियन टेरिटरी के तुलना में समकक्ष या उससे ऊपर खड़ा हो सके। तीसरा, यहाँ के लोगों को रोजगार के अवसर अधिक से अधिक उपलब्ध हो सकें। इस दिशा में हम जम्मू कश्मीर को आगे ले जाना चाहते हैं। और स्पष्ट रूप से मैंने बार बार कहा है कि पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट, ये जम्मू कश्मीर के लिए 3 मंत्र हैं। जहाँ तक आतंकवाद और सिक्योरिटी फोर्सेस का सवाल है, तो अगर स्टैटिस्टिक्स आप देखेंगे तो पहले की तुलना में काफ़ी हद तक आतंकवाद पर नियंत्रण पाया जा चुका है। फोर्सेस का अपर हैंड है। इन्फिल्ट्रेशन को लगभग काबू करने में हमारी फोर्सेस समर्थ रही हैं। और अभी मुझे लगता है कि कुछ दिन पहले ही, आज उसकी मतगणना हो रही है, लोकतंत्र का एक महापर्व समाप्त हुआ है। और मुझे खुशी है इस बात की कि फ्री फेयर चुनाव हुआ और पीसफुल चुनाव हुआ। मैंने यहाँ के लोगों के कई बात कही थी कि मैं सुनिश्चित करूँगा कि चुनाव निष्पक्ष हों, स्वतंत्र हों और शांतिपूर्ण हों। और मैं कह सकता हूँ कि इन तीनों उद्देश्यों को पाने में हमने सफलता पाई है। इसमें फोर्सेस के जवानों ने, जम्मू कश्मीर पुलिस ने, मतदान में लगे हुए हमारे सभी अधिकारी कर्मचारियों ने बड़ा सहयोग किया है। और अगर आप बाकी पिछले चुनावों को और इस चुनाव से देखेंगे तो जहां मतदान का प्रतिशत बढ़ा है, वहां एक मतदान कर्मी हमारा चोटिल भी नहीं हुआ है। बाकी की बात छोड़ दीजिए। पड़ोसी देश के प्रयास के बावजूद, उनकी साजिशों के बावजूद हमने शांतिपूर्ण चुनाव कराया है। आपके जवाब में मुझे कई सवाल मिले। एक तो सबसे पहले आपको इसलिए बता दूं कि आप हैं तो पॉलिटिकल व्यक्ति, लेकिन आज आप जिस जगह पर बैठे हैं वो एक संवैधानिक पद है। आप राजनीति की बात नहीं करेंगे, लेकिन लोग कहते हैं कि धारा 370 हटने के बाद पहली बार जनता का डेमोक्रेसी में इतना बड़ा विश्वास, वो भी डीडीसी इलेक्शन के जरिए आया।
तो इसको आप सफलता नहीं मानेंगे कि सरकार के जो आपने जैसे कहा कि बहुत बड़ी कामयाबी, क्योंकि एक भी आदमी चोटिल ना होना, क्योंकि पहले यहाँ हिंसा के बिना चुनाव नहीं होते थे, तो हम ये माने कि नई रोशनी है लोकतंत्र के लिए? नया सवेरा है। रोशनी शब्द का मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि रोशनी के यहाँ कई अर्थ है, इसलिए मैं नया सवेरा मानता हूँ। तो रोशनी से एक सवाल और बनता है कि रोशनी, लोगों ने रोशनी एक्ट को अपने घर में उजाला करने का बड़े बड़े नेताओं ने एक जरिया बना लिया। रिव्यू पिटीशन भी आई है। आपने कहा कि 0 टॉलरेंस टू करप्शन, लेकिन मनोज सिन्हा साहब, आप जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर आप बने हैं, लेकिन आप राजनेता हैं, आप जनप्रतिनिधि रहे हैं। ऐसे जनप्रतिनिधि आपने देखे, मैं टिप्पणी व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूं, लेकिन जनप्रतिनिधियों पर सवाल उठता है कि जम्मू कश्मीर की जो हालत है उसके लिए वो लोग जिम्मेदार हैं जो इस बजट को खा गए। मुझे लगता है कि इस पर जनता को जवाब देना चाहिए, मेरा कहना उचित नहीं होगा। लेकिन बड़ी मछलियां बच तो नहीं जाएंगी? कोई नहीं बचेगा, चाहे वो बड़ी हो चाहे छोटी हो, जो भी कानून के दायरे में आएगा वो बच नहीं सकता है, चाहे जितना बड़ा हो। आपने 2 बातें कही, पीस, प्रॉस्पेरिटी और डेवलपमेंट, ये मंत्र है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है कि अनएम्प्लॉयमेंट। आपने कहा कि ये बड़ी चुनौती है आपके लिए भी। आपने ये कहा कि जम्मू कश्मीर में बहुत संभावनाएं हैं, बजट बहुत बड़ा है, लेकिन रोड मैप क्या होगा? प्रधानमंत्री ने एक डेवलपमेंट पैकेज का ऐलान 2015 में किया था, कछुआ चाल है साहब, कैसे बदलेगा ये? देखिए, जो बीत गया उससे मैं आगे बढ़ गया। पिछले कोविड ने काम की गति को थोड़ा कम किया था, लेकिन पिछले 3 महीने में गति फिर से वही हो गई है जिस गति की अपेक्षा प्रधानमंत्री जी की थी। 54 प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ लद्दाख में चली गई, 54 हमारे पास बची हुई, जिसमें 20 पूरी हो गई हैं। 16 मार्च तक हम पूरा कर लेंगे, 6 जून तक पूरा कर लेंगे, और बाकी जो कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम 22 में ख़त्म कर देंगे। 22 में 22 के बाद आपको ये प्रश्न नहीं उठेगा कि ये परियोजना शेष रह गई। जो बीत गया उस पर मैं समझता हूँ चर्चा करने की जरूरत नहीं है। पीएमडीपी के अलावा भी प्रधानमंत्री जी ने कई और आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स भी यहाँ सैंक्शन किया है। 2 एम्स दिया है, 5 मेडिकल कॉलेज दिया है, बोन इंस्टीट्यूट दिया है, एनआईटी दिया है, आईआईटी दिया है, आईआईएम दिया है। इस तरह के अनेक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस दिया है। उनकी गति भी मैं तेज किया हूँ और वो भी काम समय सीमा के भीतर हो जाए, इसकी कोशिश हम कर रहे हैं। सर, आप आईआईटी जैसे संस्थान के पास आउट हैं और वहाँ पर आप प्रेसिडेंट भी रहे हैं, बीएचयू जैसे, जिसको दुनिया में एक नाम रखते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं कश्मीर के वो आपसे बहुत उम्मीदें रखते हैं। रोशनी नहीं कह रहा हूँ मैं, नए सवेरा की बात, जैसे आपने कहा रोशनी बड़ी विवादास्पद है, कुछ लोगों के लिए रोशनी अच्छी होगी। आप उन बच्चों की जो उम्मीदें हैं, उन बच्चों की जो भविष्य की योजनाएं हैं, उनको कैसा पूरा करेंगे? ये बात समझ सकता हूँ कि यहाँ के युवाओं में जो एक पीड़ा है कि देश में या दुनिया में जो कुछ हो रहा है उस तरह की सुविधाएं यहाँ भी उनको प्राप्त होनी चाहिए। 3-4 मोर्चों पर हमने काम प्रारंभ किया है। एक, आपको मालूम है कि देश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन भी जम्मू कश्मीर में ठीक से हो, इसके लिए टास्क फोर्स बनाई है। और मुझे प्रसन्नता है ये बात कहते हुए कि जो वर्कशॉप हमने 2 की थी, एक जम्मू में एक श्रीनगर में, एक में माननीय राष्ट्रपति जी खुद मौजूद थे, दूसरे में डॉक्टर कस्तूरी रंगन जो इस दस्तावेज के शिल्पी हैं उनको हमने आमंत्रित किया था। उस पर हमारा काम चल रहा है। दूसरी बात कि जो नौकरियां यहाँ सरकारी क्षेत्र में हैं उनमें सबको विज्ञापित करना और समय सीमा के अंदर उसकी भर्ती करना। डॉक्टर्स के पद हमने 1400 विज्ञापित किए थे, 500 लोगों का अपॉइंटमेंट लेटर हम देने जा रहे हैं। असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर्स के पद 2000 एडवर्टाइज किए थे, जिसके इम्तिहान हो गए। 11,000 पदों की परीक्षा होने जा रही है। तो मोटे तौर पर 25,000 सरकारी नौकरियां 6 महीने में हम लोगों को दे देंगे। और भी हमने इंतज़ाम किया है कि बाकी जहां रिक्तियां हैं उन्हें जल्दी से जल्दी भरा जाए। लेकिन केवल सरकारी नौकरियों से यहाँ के युवाओं की भूख को शांत नहीं किया जा सकता है। एक जानकारी के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिहार में जितने सरकारी कर्मचारी हैं, मोटे तौर पर जम्मू कश्मीर में भी उतने ही सरकारी कर्मचारी हैं। जबकि बिहार की आबादी, जम्मू कश्मीर की आबादी 1 करोड़ 30 लाख है, तो बिहार की आबादी 11 करोड़ से ऊपर है। तो अब इसका एक्सपेंशन और नहीं हो सकता है। दूसरा विकल्प क्या हो सकता है? विकल्प हो सकता है कि यहाँ का इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारी किसी दिन अब आ सकती है।
हमने भारत सरकार को भेजा हुआ है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने उसे क्लियर कर दिया है, DIPP ने भी क्लियर कर दिया है। भारत सरकार की कैबिनेट जिस दिन अप्रूव करेगी, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी हम जम्मू कश्मीर में लागू करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले 2-3 वर्षों में कम से कम 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ आएगा। उसकी जो तैयारियां हैं, 3,000 एकड़ का लैंड बैंक हमने इंडस्ट्रियल पार्क के लिए बना रखा है और बाकी 3,000 एकड़ जमीन हमने चिन्हित कर ली है जिसे हम जल्द ही एक्वायर करने वाले हैं। तो एक तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बड़े पैमाने पर हो ताकि रोजगार के अवसर मिले। दूसरा, मैं मानता हूं कि अभी 31 दिसंबर को एक कार्यक्रम हमने श्रीनगर में किया था। एक दिन मेरे दिमाग में एक बात आई कि युवाओं के लिए विभिन्न सरकारी विभागों में अनेक प्रकार की अलग अलग योजनाएं हैं। दिक्कत सरकार की ये होती है कि दाहिना हाथ क्या कर रहा है, बाएं हाथ को पता नहीं होता है। तो एक लीन स्ट्रक्चर बनाया जाए यूथ एम्पावरमेंट के लिए और डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जो स्कीम चले उनको क्लब करके हर डिस्ट्रिक्ट में एक हमारा छोटा दफ्तर हो जो यहाँ के यूथ को बतावे कि ये स्कॉलरशिप यहाँ मिलती है, ये ट्रेनिंग यहाँ होती है, ये बेनिफिट यहाँ मिलती है। कोई स्पोर्ट्स में है तो कोई कल्चर में है तो कोई एजुकेशन में है तो कोई स्किल डेवलपमेंट में है, कोई सोशल वेलफेयर में है। सबको क्लब करके यहाँ के युवाओं को पूरी जानकारी देना। फिर वो बात आगे बढ़ने लगी। अनेक लोग हैं देश में जो सोशल सेक्टर में काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने भी काफ़ी रुचि दिखाई तो उनको भी हमने बुलाया। फिर इंडस्ट्री के लोगों से बात हुई, वो लोग भी आए। तो मुझे प्रसन्नता है कि दिन भर के वर्कशॉप के बाद एक रोड मैप हमने तैयार किया जिसमें इंडस्ट्री भी हमारी पार्टनर है, जिसमें सोशल सेक्टर में काम करने वाले लोग भी हैं और एकेडमिया के भी लोग। IIM बेंगलोर के डायरेक्टर रहे पंकज चंद्रा, नीति आयोग में जो स्टार्टअप्स देखते हैं वो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से आशीष चौहान, ऐसे तमाम लोग, ICICI, विप्रो, हिंदुजाज, अंबानी, अडानी, अनेक लोगों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और सभी लोग कुछ न कुछ यहाँ कर रहे हैं। अभी टाटा का एक बड़ा स्किल डेवलपमेंट सेंटर हमने बारामूला में शुरू किया है जिसकी क्षमता है 1400 विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष ट्रेनिंग देना और ऐसी ट्रेनिंग देना कि उन्हें रोजगार मिल सके। और जनवरी में हम जम्मू के सेंटर का भी उद्घाटन कर रहे हैं। ऐसे ही हिंदुजा के लोग यहाँ आ जाए हुए हैं, अशोक लीलैंड वाले, वो मोटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यहाँ बना रहे हैं, 2 स्किल डेवलपमेंट सेंटर वो बना रहे हैं। सबसे हम आग्रह करके, यहाँ जम्मू में एक ICICI का स्किल डेवलपमेंट सेंटर चल रहा है, दूसरा अनंतनाग में वो बनाने जा रहे हैं। तो इन लोगों का पार्टिसिपेशन बड़े पैमाने पर, और एजुकेशन के फील्ड में भी विप्रो, हिंदुजाज भी मदद करने वाले हैं। एक ट्रांसफार्म करके एक संस्था है भदौरिया की, उसने 2 जिले में पायलट प्रोजेक्ट किया है, अभी गांधरबल और उधमपुर में। इसको पूरे यूटी में हम विस्तार दे रहे हैं। तो इस तरह से अनेक स्पोर्ट्स, प्रधानमंत्री जी ने 200 करोड़ रुपया दिया यहाँ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और शायद देश का अकेला स्थान होगा जहाँ हर जिले में अच्छा स्टेडियम है और इंडोर स्टेडियम भी है, प्रतिभाएं भी यहाँ हैं। तो स्पोर्ट्स को भी स्पॉन्सरशिप मिले। सुरेश रैना जुड़ गए हैं, यहाँ क्रिकेट एकेडमी शुरू कर रहे हैं, और भी बाकी लोगों को हम जोड़ रहे हैं। कला, संस्कृति, स्किल डेवलपमेंट, हिमायत का प्रोग्राम कल ही हमने किया था, उसमें 2-3 नौजवान और नौयुवतियाँ मुझे मिले जो 15 से 35 साल के हैं, पढ़ाई लिखाई किन्हीं परिस्थितियों में नहीं पूरा कर सके। उनको भी कल 60 इंडस्ट्री के लोग आए थे यहाँ जम्मू में, कल कार्यक्रम किया था हमने। तो इस तरह से अनेक फ्रंट पर हम काम कर रहे हैं, और उसमें जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है कि 2025 तक ऐसी परिस्थिति बनानी है कि जम्मू कश्मीर के 80% युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके। सर, पहले ये माना जाता था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर बनना या गवर्नर बनना वो पॉलिटिक्स के उस पड़ाव में होता है जहां पर आप आगे नहीं देखते, लेकिन आपके बारे में कहा जाता है कि मनोज सिन्हा साहब बोलते कम हैं, करते ज़्यादा हैं। आपका जो नेटवर्क है या आपका जो एक्सपोजर है कि आप भारत सरकार में इंडिपेंडेंट चार्ज में मंत्री भी रहे हैं, रेलवे जैसा बड़ा महकमा आप राज्य मंत्री रहे हैं, फिर आपका इतना बड़ा कनेक्शन है, तो क्या मैं मानूं कि ये जम्मू कश्मीर के लिए बोनस होगा, या मनोज सिन्हा साहब अपने आपको एडमिनिस्ट्रेटर ज़्यादा देख रहे हैं आजकल, पॉलिटिशियन कम देख रहे हैं? देखिए, मुझे जम्मू कश्मीर का दायित्व मिलना मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ, और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर का पूरी तरह से इंटीग्रेशन भारत के साथ हो जाए, ये इससे बड़ी देश की सेवा कुछ नहीं हो सकती है। और मैं इसी लक्ष्य को लेकर के जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई, यहाँ का विकास और जम्मू कश्मीर का पूरी तरह से भारत में इंटीग्रेशन, जितनी मेरी योग्यता क्षमता है, मैं कुछ भी नहीं उठा रखूँगा इस काम को पूरा करने में। अक्सर ये कहा जाता है कि जो विजन होता है वो भारत सरकार का होता है और
राष्ट्रपति जी उसमें समय समय पर आप लोगों से चर्चा भी करते हैं, प्रधानमंत्री चर्चा करते हैं, अनौपचारिक चर्चाएं होती हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर की जनता और देश की जनता के लिए आप क्या कहना चाहते हैं कि यहां बैठकर वो जो नजरिया है कि जैसे आपने कहा कि खेल के लिए 200 करोड़ का बजट, शायद ये जानकारी नई हो लोगों के लिए कि जम्मू कश्मीर जैसे राज्य के लिए 200 करोड़ का बजट अगर भारत सरकार दे रही है, अक्सर यहाँ गोला बारूद की बात सुनाई होती है। हॉकी के गोल या फुटबॉल के गोल या क्रिकेट के रन नहीं दिखते हैं, बौछार गोला बारूद की होती है, यहाँ रनों की बौछार नहीं होती है। तो मनोज सिन्हा साहब के कार्यकाल में एज ए एलजी, जैसे आपने कहा कि आपका सौभाग्य है कि आपको इतना बड़ा जिम्मेदारी है कि कंप्लीट इंटीग्रेशन हो, धारा 370 हट चुकी है, लेकिन अभी भी ऐसे नेता हैं, गुपकार संगठन उन्होंने बनाया, विपक्षियों ने कहा गुपकार गैंग है। दूसरा, यहां राजनीतिक बयान अलग आएंगे, आपके पास दायित्व है एक संवैधानिक पद का। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके लिए कितना बड़ा हर्डल है जब आप विकास की बात करते हैं, जब आप आगे बढ़ने की बात करते हैं या चीजों को एक्सेलरेट करने की बात करते हैं, तब वो कहते हैं चाइना से मदद लेंगे हम। देखिए, मैं दो बात कहूंगा। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ के नागरिक, यहाँ की जनता, और आते ही मैंने उनसे संवाद स्थापित शुरू किया, संवाद स्थापित करने का प्रयास किया। 20 जिले हैं जिनमें से 16 जिले में हो आया हूँ मैं, डिफरेंट सेक्शंस के लोगों से मिला हूँ। और अभी कार्यक्रम हमने किया था बैक टू विलेज का। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस उत्साह में नौजवान उस कार्यक्रम में आए, पहले भी हुआ था कार्यक्रम, खासतौर से यूथ युवतियां उसमें पार्टिसिपेट की, और 2-3 चीज़ें हमने उसमें नई की हैं। एक तो हर पंचायत में हमने 20,000 रुपए की स्पोर्ट्स किट बंटवाई है अनिवार्य रूप से हर पंचायत में। और आज मेरे पास जम्मू कश्मीर बैंक के एमडी का मैसेज आया था, यहाँ 4290 पंचायतें हैं। तो मैं जब हिसाब लगाया था, एक तय हमने किया था कि हर पंचायत से 2 यूथ आइडेंटिफाई करना है जिसको इंटरप्रेन्योर बनने में जेके बैंक मदद करेगा। विजिटिंग ऑफिसर्स हमारे हर पंचायत में गए थे, मैं खुद भी रोज किसी न किसी पंचायत में जाता था। तो मैंने अनुमान लगाया था कि 8600 लोगों को हम मदद कर पाएंगे, लेकिन आज का जो ताज़ा आंकड़ा है 15,000 नौजवानों को जम्मू कश्मीर बैंक ने इंटरप्रेन्योर बनने के लिए मदद की है। तो एक बड़ी संख्या है। तीसरा, हमने कहा था कि भाई हर पंचायत में वाटर कंजर्वेशन का एक काम करो। और चौथी बात कही थी कि ये ओपन डेफिकेशन फ्री है AUT। तो हर पंचायत में 2 बड़े डस्टबिन, एक सॉलिड वेस्ट के लिए, एक लिक्विड वेस्ट के लिए। और कई पंचायतों में, अखनूर के पास एक पंचायत में गया था, एक महिला सरपंच थी, उसने तो बड़ा इनोवेटिव काम किया। गांव के लोगों पर कुछ 25 पैसा या कुछ पैसा चार्ज लगा दिया, स्वच्छता शुल्क लगा करके, और पूरे पंचायत को जिस तरह से स्वच्छ किया था उस महिला ने, मैं उस महिला का अभिनंदन करना चाहता हूँ। अनेक इस तरह के नए प्रयोग यहाँ हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मेरा संवाद लोगों से हो रहा है, लोगों की समस्या मैं समझ रहा हूँ, और राजनीतिक दलों के लिए भी मेरे दरवाजे खुले हुए, अक्रॉस द पार्टी लाइन लगभग सबसे मैं मिलता रहा हूँ, और मैं फीडबैक ले रहा हूँ। उस आधार पर अपनी योजनाओं को कैसे जमीन पर उतार सकूँ, इसकी कोशिश मैं कर रहा हूँ। लेकिन अभी बड़े नेताओं से मुलाकात नहीं हुई, कुछ तो नजरबंद थे, छूट गए, अब बाहर मिलकर बैठ रहे हैं। कोई नेता नजरबंद नहीं है आज की तारीख में जो भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त होंगे, या जिन पर भ्रष्टाचार का केस होगा, अवैध संपत्ति होगी, आय से अधिक संपत्ति होगी, उनके खिलाफ देश में कुछ संस्थाएं हैं जो काम करती हैं, उनको काम, मुझे लगता है कि उनको काम करने देना चाहिए। उसमें हम कोई अवरोध नहीं खड़ा करेंगे। बाकी राजनीतिक गतिविधि पर किसी के कोई रोक नहीं है। कल ही एक 100 बेड के अस्पताल का शिलान्यास की नींव रखी हमने, और संतोष गंगवार जी भारत सरकार के जो श्रम मंत्री वो भी थे, फारूक अब्दुल्ला साहब उस कार्यक्रम में थे। आज अखबारों में आपने तस्वीर देखी। दुआ सलाम हुई, दुआ सलाम अच्छे से, दुआ सलाम भी हुई, वार्ता भी हुई, उन्होंने कुछ सुझाव भी दिए। महबूबा मुफ्ती कह रहे हैं कि जो लैंड एक्ट आया है वो पूरे हिंदुस्तान के लोग यहाँ के कब्जा कर लेंगे, ऐसा क्यों लगता है उनको? देखिए, उन्होंने क्या कहा इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जो लैंड एक्ट में संशोधन या सुधार हमने किए हैं वो हम आपको बताना चाहते हैं। एक तो ये बड़ा पुराना एग्रेरियन इकोनॉमी को बढ़ाने वाला कानून था, आपस में बहुत ही ऐसे उसमें प्रोविजंस थे जो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते थे। तो ये जो लॉ हमने बनाया है प्रोग्रेसिव लॉ है, यहाँ की इकोनॉमी को बढ़ाने वाला है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह से हिमाचल में, उत्तराखंड में वहाँ के लोगों के अधिकार सुरक्षित किए गए हैं, ठीक उसी शकल पर जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकार को भी इस लैंड लॉ में सुरक्षित किया है। एक सूचना मैं आपको देना चाहता हूँ, या आंकड़ा देना चाहता हूँ कि यहाँ मोटे तौर पर 90% लैंड जो है वो एग्रीकल्चरल लैंड है, और उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चरल लैंड की 1 इंच भूमि भी जम्मू कश्मीर के भी ऐसे व्यक्ति को जो एग्रीकल्चर में नहीं है, नहीं दी जा सकती है।
तो बाहर का तो सवाल ही छोड़ दीजिए। जम्मू कश्मीर का भी अगर आदमी कोई खरीदना चाहता है एग्रीकल्चर लैंड, तो उसका भी पेशा एग्रीकल्चर होना चाहिए। मोटे तौर पर 5% जमीन सरकारी है, तो सरकारी जमीन तो मनोज सिन्हा देंगे नहीं और ये प्रशासन देगा नहीं। वो जमाना चला गया जब सरकारी जमीन भी यहाँ बांट दी जाती थी रोशनी के नाम पर। खैरात, मैं नाम नहीं लेता हूँ, मैंने वो जमाना बीत गया। तो बची 5% जमीन। मैंने पहले ही आपको कहा कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारी आ रही है और इंडस्ट्री हवा में नहीं खड़ी होगी। इंडस्ट्री के लिए जमीन चाहिए, वो जरूर हम करेंगे। और मैं मानता हूं कि ये यहाँ के लोगों के साथ अन्याय होगा कि हमारा बेटा इंग्लैंड में पढ़ेगा, हमारे परिवार में कोई बीमार होगा तो उसका इलाज विदेश में पाकिस्तान में पढ़ते हैं और हमारे परिवार का कोई बीमार होगा तो विदेश के अच्छे अस्पताल में इलाज होगा। जम्मू कश्मीर के सामान्य आदमी ने कोई अपराध नहीं किया है कि यहाँ अच्छे अस्पताल प्राइवेट सेक्टर के न बने, यहाँ अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ना हो एजुकेशन के। ये नहीं होने दिया जाएगा और इंडस्ट्री यहाँ ना आवे। लेकिन सर एक बात और जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि जैसे हाल में एक और बात चर्चा में थी कि जो फॉरेस्ट लैंड में जो लोग बसे हुए हैं उनको भी हटाया जा रहा है, तो डिस्प्लेस किया जा रहा है, ये आरोप लगे। देखिए, एक घटना हुई है जिसको मैं स्वीकार करता हूँ। निर्देश के बावजूद नीचे के किसी अधिकारी ने एक जगह डिस्प्लेसमेंट किया। वो हाईकोर्ट का ऑर्डर था जिसमें नोटिस दी गई थी, लेकिन हमने रोक दिया। और फॉरेस्ट एक्ट 2006 में बना था जिसमें SC ST खास तौर से जो ड्वेलर्स हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं, यहाँ अगर मैं कहूँ तो गुजर, बकरवाल या इस तरह की जो जातियां हैं जो पहाड़ों में रहती हैं, हमने वो एक्ट पूरी तरह से लागू कर दिया है। 2006 में देश में लागू हो गया, यहाँ 2019 में लागू हुआ है। और हमने प्रोग्राम बना दिया है, जो गांव स्तर की समितियां होंगी वो 15 जनवरी तक प्रस्ताव दे देंगे कि इस फॉरेस्ट एक्ट पर फला आदिवासी को जमीन देनी चाहिए। सब डिवीजन लेवल की जो कमेटी होगी 31 जनवरी तक उसका पुनरीक्षण कर लेगी और 1 मार्च तक हमने तारीख रखी है कि ये जमीन इन लोगों को, फॉरेस्ट ड्वेलर्स को दे दी जाए, ST के लोगों को दे दी जाए। और मैं आपको बड़े जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूं कि यह कानून इन वर्ड एंड स्पिरिट, लेटर एंड स्पिरिट, ये लागू करा के यहाँ के ST समुदाय के लोगों को, चाहे वो गुजर हों, बकरवाल हों या बाकी जातियों के लोग हों, उनको उनके उपयोग की, उनके रहने के लिए, उनके जीवन यापन के लिए जो जमीन चाहिए वो हम उपलब्ध कराएंगे। हाल के दिनों में पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व केंद्र में पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं फारूक अब्दुल्ला साहब, उनके ऊपर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप थे। जो BCCI का फंड जो मिला था राज्य को क्रिकेट के लिए, उसको डाइवर्ट करने का मामला, बड़ी संपत्ति जब्त की है। तो लगता है कि वो उसको ऐसे देख रहे हैं कि ये उनके खिलाफ राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई है। देखिए, मुझे लगता है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का अपना काम है और उस काम में मैं दखल नहीं दे सकता हूं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास जिसके खिलाफ प्रमाण होगा, मुझे लगता है कि वो कार्रवाई करेगा। इसको बदले की कार्रवाई के रूप में देखना उचित नहीं है। और मैंने पहले भी कहा था कि भाई डरे वो जिसने गलत किया है, जो कानून का पालन करता है, जिसके पास अवैध संपत्ति नहीं है, जिसने कोई गलत काम नहीं किया, उसको डरने की जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर में उसकी रक्षा के लिए मैं हूं। और वो तो धारा 370 को वापस लाने के लिए चाइना से मदद मांग रहे हैं। सीनियर आदमी है। एक बात मैं कहूंगा कि जिन लोगों ने भारत के संविधान की शपथ ली थी कभी, उनको अपनी भाषा की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात कि देश की संसद पूरी तरह से सक्षम है और उसके अधिकार क्षेत्र में है कि कौन सा कानून बनाना है, कौन सा कानून खत्म करना है। तो ये देश को मालूम है कि जिस कानून को संसद ने अभी हाल ही में एब्रोगेट किया है, वो बिना संसद के कहीं कुछ उसमें होने वाला नहीं है। अब वो दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, हम कुछ भी कह सकते हैं। दूसरी बात, मैं सलाह दूंगा, इसमें से कई लोग देश की सर्वोच्च न्यायालय में गए इसको खत्म कराने के लिए। और मुझे लगता है कि हमारी न्याय प्रणाली या हमारी जुडिशियरी पर भरोसा देश के लोगों को है। तो मेरी सलाह होगी ऐसे लोगों को कि भरोसा करें, और सर्वोच्च न्यायालय में खुद वो ले गए हैं तो इंतजार करें सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का। फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से चर्चा जारी रहेगी। जब ये कहा जाता है कि भारत के लोग जो है वो जम्मू कश्मीर पर कब्जा करना चाहते हैं, इस तरह के बयान आते हैं, और कश्मीरी पंडित जो अपना घर बार सब कुछ छोड़ के पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, हिंदुस्तान के दूसरे दूसरे राज्यों में रहते हैं, उनका दर्द ये है
कि नारे बहुत हुए, वायदे बहुत हुए, कश्मीरी पंडितों की घर वापसी जमीन पर कब होगी, क्योंकि वो अपने घर बार को देखना चाहते हैं। दो बात मैं कहना चाहता हूं। भारत का ही हिस्सा है जम्मू कश्मीर। दूसरी बात कि कई बयान इधर मैंने पढ़े हैं, तो मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि जरा कोई ये बतावे कि बाहर के किस आदमी ने 1 एकड़ 1 इंच जमीन यहां ली है, जरा कोई बतावे। तो जब मैं ये सवाल पूछता हूं तो कोई नहीं बताता है। तो दिन में सपने देखने की और दिखाने की जरूरत नहीं। तो ये बात मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं। मैंने लैंड लॉज को लेकर के आपको पूरी बात बता दी थी। एक बात मैं भूल गया था, एक यहाँ ये भी कानून था कि न सेब का बगीचा आप लगा सकते हैं और न काट सकते हैं बिना सरकार की अनुमति के। उसको भी बदल दिया है। काटने के लिए जरूर अनुमति चाहिए, लगाने के लिए कोई अनुमति की जरूरत नहीं है। जो चाहे वो सेब का बगीचा यहाँ लगा सकता है ताकि यहाँ की इकॉनमी रिवाइव हो सके। जहाँ तक कश्मीरी पंडितों का सवाल है, ये सच है, तमाम प्रयास के बावजूद अभी तक वो अपने स्वभाव के अनुरूप बस नहीं सके। भारत सरकार ने 6000 नौकरियां और 6000 घर उनके लिए घोषित किया था। किन्हीं कारणों से न 6000 नौकरियां अभी तक मिल सकी, न 6000 बन सके। हमने कोशिश की है 167 पदों को छोड़ करके जितने बाकी रिक्त पद थे सब हमने भेज दिए। उनका विज्ञापन निकल रहा है। मैं समझ रहा हूं कि 2-4 दिनों में विज्ञापन आ जाएगा। 6 महीने में इन सबको नौकरी दे दी जाएगी। 700 के आसपास घर बने थे, 800 के आसपास। 3500 घरों के टेंडर हमने निकाल दिए हैं, 1.5 साल में पूरे हो जाएंगे। जो बाकी घर बनाने हैं उनकी जमीन भी आइडेंटिफाई कर दी गई है। 4-5 महीने के अंदर वो भी टेंडर निकाल देंगे। तो 2 साल में हम घर भी बना देंगे, नौकरियां 6 महीने में दे देंगे। और इसके अलावा जो भी उनकी दिक्कतें हैं उनको दूर करने के लिए हम प्रयास करेंगे। हाँ, एक वातावरण में देख रहा हूं, अब वहां घाटी के लोग भी, सामान्य लोग इस बात की से दुखी हैं कि कश्मीरी पंडित यहां से चले गए। तो एक दूसरे तरह का वातावरण भी बन रहा है। लोग चाहते हैं कि हाँ लोग आवें, बसें, इस तरह का वातावरण भी वहां बन रहा है। सर, एक चीज और ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आपने कहा कि सिक्योरिटी को लेकर जो इलेक्शन हुए हैं वो अपने आप में ऐतिहासिक इसलिए हैं कि एक भी हिंसा की वारदात नहीं हुई, किसी को खरोंच तक नहीं आई। लेकिन कुछ दिनों पहले, इलेक्शन से कुछ दिनों पहले, बीजेपी यूथ विंग से जुड़े हुए लोग हों या बीजेपी के लोग हों, उनको चुन चुन कर टारगेट किया गया था आतंकवादियों की तरफ से। तो ये कहीं इशारा तो नहीं है कि आप चुनाव में जा रहे हैं, हम आपको सबक सिखाएंगे? नहीं, ये मेरे आने के पहले कुछ घटनाएं हुई थी, आने के बाद भी 1-2 घटनाएं हुई हैं। ये सच है, छिटपुट घटनाएं हुई हैं। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि फोर्सेस का अपर हैंड है और काफ़ी अपर हैंड है और पूरी तरह सन्नद्ध है हमारी फोर्सेस। घटनाएं नहीं हो पा रही और मैं समझता हूं कि ये स्थिति बनी रहेगी आगे भी। और हम कोशिश करेंगे, क्योंकि इतने बड़े चुनाव में इतने लोगों को सुरक्षा देना, फ्री फेयर पोल कराना और किसी प्रकार की कोई घटना न होने देना, ये निश्चित रूप से इसका असर फोर्सेस को देना चाहिए। सर, एक बात और है, हालांकि मैं नहीं चाहूँगा कि आप सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़े मुद्दों पर मैं कोई आपसे उस तरह की बात करूं जो आपके अधिकार क्षेत्र में सीक्रेट रखने का मामला है। LAC हो, LOC हो या IB हो, IB अब लद्दाख का मसला है, लेकिन चाइना और पाकिस्तान का जो गठजोड़ है वो एक खतरनाक संकेत है भारत के लिए। कई तरह से दबाने की कोशिश है। प्रधानमंत्री ने साफ कहा है, रक्षा मंत्री ने कहा है, NSA यहाँ पर आते हैं और संकेत देते हैं कि हम हर मोर्चे पर तैनात हैं, डटे हुए हैं, किसी को डरने की जरूरत नहीं है और जिसने आंख दिखाई उसका हम जवाब देंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि चूंकि आप यहां एडमिनिस्ट्रेटर हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर आप हैं और आप पर जिम्मेदारी है कि जनता को आश्वस्त करें, चाहे वो जम्मू कश्मीर की जनता हो, चाहे वो भारत की जनता हो या दुनिया जो आपको सुनेगी जी मीडिया के माध्यम से, कि हमको कैसे सतर्क रहना होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने हाल के दिनों में बहुत ज्यादा सीजफायर का वायलेशन किया है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है वो फाइनल वर्ड है भारत के नागरिकों के लिए और हम पूरी तरह से सतर्क हैं। LOC पर अगर पड़ोसी के द्वारा सीज फायर वायलेशन होगा तो हमारी सेनाएं, मुझे लगता है कि त्वरित गति से, दुगने वेग से जवाब देती हैं और मुझे बताने की जरूरत नहीं है, देश और दुनिया को ये पता है। तो जहाँ तक आर्मी का सवाल है, हमारी आर्मी हो या फोर्सेस हो पूरी तरह से सन्नद्ध है और जम्मू कश्मीर के लोगों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारत के लोगों के लिए प्रधानमंत्री जी ने पहले ही बहुत साफ तौर पर कहा है और मुझे लगता है कि वो जम्मू कश्मीर पर भी लागू है। हम अपनी 1-1 इंच भूमि की रक्षा
के लिए हमारी आर्मी, हमारे फोर्स के लोग और हमारा देश पूरी तरह तैयार है। हालांकि ये मामला विदेश मंत्रालय का है, प्रधानमंत्री कार्यालय का है, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत सर्जिकल स्ट्राइक फिर कर सकता है क्योंकि वो इंटरनल जो लेवल में वो कोरोना से जूझने में असफल रहा या किसान आंदोलन से परेशान है, इसलिए वो ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान पर स्ट्राइक करेगा। हर आदमी की बात पर प्रतिक्रिया देना मुझे लगता है कि मेरे लिए उचित नहीं है और ये संवेदनशील विषय है। बौखलाहट में कोई कुछ भी कहे, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो अपनी मर्यादा और सीमा जानता है। शक्ति होने के बावजूद भी हम शांति के पुजारी हैं और इस पर अनेक बार हमारे विदेश मंत्रालय ने और भारत सरकार की ओर से इस पर अधिकृत बात कही जा चुकी है। मैं अपने को उसी से संबद्ध करता हूँ। आपने जब सांसद के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ भी काफ़ी करीब से काम किया है, कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत की बात कही थी वाजपेयी साहब ने, और मोदी जी ने उससे एक कदम आगे बढ़कर कहा कि इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए, धारा 370 को ख़त्म कर दिया 3 हिस्सों में। इसको अगर आप कहें कि भारत को एक संकेत, दुनिया का एक संकेत भारत की तरफ से। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जमहूरियत, इंसानियत और कश्मीरियत, इसको लेकर लोगों के मन में शक क्यों रहता है बार बार? मुझे लगता है लोगों के मन में शक नहीं है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि वाजपेयी जी के लिए जो सम्मान वैली में और पूरे जम्मू कश्मीर में है, शायद किसी नेता के लिए, और केवल वाजपेयी जी को नहीं बल्कि वर्तमान प्रधानमंत्री जी को भी जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत पर भरोसा है और मैं भी उस पर भरोसा करता हूँ। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ आपको, वाजपेयी जी के प्रति जो आदर का भाव है उसमें एक कारण और है। जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो पहली बार यहाँ निष्पक्ष चुनाव हुआ था और ये बात आज भी वैली के लोग महसूस करते हैं और बार बार कहते हैं कि साहब उस समय हमने जाना कि वोट का महत्व क्या होता। एक चीज़ और मुझे बताइए कि अभी डिलिमिटेशन की बात आएगी, इलेक्शन होने हैं, पॉपुलर गवर्नमेंट बननी चाहिए, ये जो पहली जो 370 हटने के बाद पहला चुनाव, इसको सफल चुनाव कह सकते हैं, नतीजे कुछ देर तक फाइनल हो जाएंगे और उत्साह तो सभी में रहा होगा जिस तरह से मतदान हुआ है। हालांकि कोशिश बहुत थी कि ये सफल ना हो और मुश्किलें बहुत थी आपके सामने भी और प्रशासन के सामने भी, लेकिन हम माने कि ये शुरुआत है लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और मजबूत करने की दिशा में। मुझे लगता है कि ग्रास रूट डेमोक्रेसी के लिए इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता था। ये दुर्भाग्य था जम्मू कश्मीर का कि यहाँ पंचायती राज एक्ट लागू तो जरूर हुआ लेकिन पूरी तरह नहीं हुआ। ये 2 टियर सिस्टम था, डीडीसी का कॉन्सेप्ट ही यहाँ नहीं था, जबकि वास्तव में पंचायती राज एक्ट जब बना था तो 3 टियर सिस्टम बनाया गया था। तो पहली बार यहाँ डीडीसी का कॉन्सेप्ट आया है, डीडीसी का चुनाव हुआ है और मुझे प्रसन्नता है कि पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में दुगना मतदान लोगों ने किया है, बढ़ चढ़ के हिस्सा किया। लोगों के जेहन में एक बात आ गई है कि इससे हमारे जनपद का, हमारे इलाके का विकास होगा और उसके पीछे का कारण ये है कि पंचायती राज संस्थाओं को, अर्बन लोकल बॉडीज को पिछले 3-4 महीनों में हमने काफ़ी मजबूत किया है, आर्थिक रूप से भी और प्रशासनिक रूप से। जो विभाग उनको चाहिए थे हमने ट्रांसफर कर दिए और मैं इसको सुनिश्चित करूंगा कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस अच्छे ढंग से काम कर सकें। देश के दूसरे राज्यों में जहां बेहतर काम हो रहा है अपने प्रतिनिधियों को हम वहां भेजेंगे, इनकी भी ट्रेनिंग कराएंगे, बाहर के प्रदेशों के अच्छे लोगों को यहाँ ले आएंगे ताकि यहाँ के लोग भी देख सकें कि बेहतर से बेहतर ढंग से काम कैसे किया जा सकता है। और जहाँ तक आपने कहा कि डेमोक्रेसी का, तो ये ग्रास रूट डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा चुनाव है, महापर्व खत्म हुआ है। विधानसभा चुनाव को लेकर के जो बात आप कहना चाहते हैं, मुझे लगता है कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से उस पर अंतिम वाक्य कहा है कि डिलिमिटेशन की कार्रवाई समाप्त होने के बाद विधानसभा के चुनाव होंगे। डिलिमिटेशन की प्रक्रिया चल रही है, किसी को संदेह नहीं करना चाहिए, केवल जम्मू कश्मीर का डिलिमिटेशन नहीं हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट और हैं जम्मू कश्मीर के साथ साथ। तो एक बार ये प्रक्रिया पूरी हो जाए और इस देश में कुछ संवैधानिक संस्थाएं, चुनाव कब होगा ये चुनाव आयोग तय करता है। देश के सम्माननीय गृह मंत्री जी ने देश की संसद में इस पर अपनी बात कही है। तो आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, लंबे समय से पार्लियामेंट को कवर करते रहे, संसद में प्रधानमंत्री या गृह मंत्री द्वारा कही हुई बात मुझे लगता है कि उतनी ही सत्य है जितना सूरज पूरब से उगता है। एक और चीज मैं जानना चाहता हूं कि लोग कहते हैं कि कश्मीर स्वर्ग है धरती का, हिंदुस्तान के पास तो कश्मीर जैसी वादियां हैं और फिल्मों को समाज का आईना माना जाता है। आपसे
लोगों ने गुजारिश भी की होगी हाल के दिनों में कि साहब फिल्म पॉलिसी बहुत बनती हैं लेकिन ज़मीन पर दिखती कम है, और कश्मीर में जो कुछ है वो कहते हैं कि स्विट्जरलैंड की वादियाँ तो कुछ नहीं है, हमारे पास तो सब कुछ है। तो कुछ ऐसा होगा कि फिल्म को उद्योग का दर्जा मिले, सिक्योरिटी पर्याप्त मिले और वो लोग यहाँ आके करें तो रोजगार भी मिले लोगों को। देखिए, उद्योग का दर्जा मिले न मिले वो मेरा विषय नहीं है, उस पर विचार करेंगे, लेकिन फिल्म जगत के लोग आना शुरू कर दिए हैं। अभी इम्तियाज अली मिल के मुझसे गए हैं और कल्चर, सिनेमा, इसको लेकर के संगीत, बड़े पैमाने पर सिनेमा जगत के लोग, संगीतज्ञ यहाँ के नौजवानों की प्रतिभा को उभारने के लिए भागीदार हों, इसका प्रयास हमने शुरू कर दिया है और इसके परिणाम आपको दिखेंगे। और फिल्म इंडस्ट्री के जो भी लोग आना चाहें उनका मैं पूरी तरह से स्वागत करता हूं और उनको भरोसा देता हूं कि पूरी सुरक्षा जम्मू कश्मीर प्रशासन उन्हें देगा। एक बात और सर कि जो 4G सर्विसेज को लेकर सवाल उठते हैं कि सिक्योरिटी तो कंसर्न है ही है, लेकिन लोगों को लगता है कि हम सिक्योरिटी के नाम पर हम पिस जाते हैं। कई बार जो लोग गलत करते हैं, जो देश के खिलाफ है, उन पर सख्ती हो, बट हम क्यों पिस रहे हैं? नहीं, ये मैं मानता हूं कि 2 जिलों में 4G चालू हो गई, सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है। धीरे धीरे करके सरकार बाकी जिलों में 4G सर्विसेज बहाल करेगी। एक और भावना आती थी कि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख तीनों में ये रहता था कि कश्मीर को सब कुछ मिल गया, वैलियों को सब कुछ मिल गया, जम्मू के साथ भेदभाव हुआ, लद्दाख के साथ भेदभाव हुआ, बहुत पिछड़ा सा रह गया, या विकास की बात पीछे छूट गई। लद्दाख तो अलग यूटी हो गई है, इसलिए लद्दाख के बारे में मुझे लगता है कि माथुर साहब बताएंगे, लेकिन मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर हमारी 2 आंखें हैं और दोनों को, एक आंख में भी थोड़ी गड़बड़ी आई तो परेशानी होगी। दोनों को समान रूप से विकसित करना, दोनों स्थानों पर रहने वाले लोगों को समान अवसर मिले, इसकी पूरी ईमानदारी से हम कोशिश करेंगे। कोई भेदभाव रीजन के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर ये यहाँ नहीं होगा। सर, दरबार जब शिफ्ट हुआ तो 6 महीने के लिए लोग कहते हैं कि बिजली भी शिफ्ट हो जाती है, मूव हो जाती है, तो वहां पर बिजली इसको इस तरह समझिए कि 70 साल बीत गए हैं, यहाँ 3000 मेगावाट बिजली बनती है, तो इट्स ए पावर डेफिसिट स्टेट। अब बात करने से तो बिजली मिलेगी नहीं, 500 मेगावाट बिजली हम खरीद रहे हैं। अब ये कैसे पावर सरप्लस स्टेट बने और जल्दी से जल्दी बने, ये काम हम कर रहे हैं। और आज ही सुबह मैंने देश के पावर मिनिस्टर से बात की है। हमने 5 प्रोजेक्ट हाइड्रो पावर के नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन के साथ तय कर लिए हैं। 3 जनवरी को हम MOU करने जा रहे हैं और आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर के लोगों को, देश को बताना चाहते हैं कि आने वाले 5 वर्ष के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि 4 वर्ष में ही 3000 मेगावाट बिजली यहाँ और बनने लगे। तो 6000 मेगावाट बिजली होगी तो यहाँ गर्मी में बिजली नहीं मिलती, जम्मू में जाड़े में बिजली नहीं मिलती, श्रीनगर में, यहाँ आम शिकायत रही। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आने के पहले हमने 2 बार रिव्यू किया था और इस बार काफ़ी स्थिति बेहतर है। माने बर्फ़ गिर रही है तो भी लोगों को बिजली मिल रही है और हमने एक लक्ष्य रखा है कि शहर में 24 घंटे में ट्रांसफार्मर बदल जाएगा और रूरल एरिया में 48 घंटे में, और उसका इंतज़ाम किया है। तो अभी तक मैं समझता हूं कि जो हमने लक्ष्य रखे थे उसको हम प्राप्त कर रहे हैं। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन से भी हम बात कर रहे हैं कि वो भी पावर जो सस्ते में हमें मिल रही है 1000 मेगावाट हम लें, क्योंकि आने वाले दिनों में पावर की डिमांड यहाँ बढ़ने वाली, इंडस्ट्री आएगी तो भी पावर की डिमांड बढ़ेगी। और लोग जब सब कुछ बदल रहा है तो मुझे लगता है कि लोगों को भी तो देश के दूसरे हिस्सों की तरह की सुविधाएं यहाँ चाहिए, तो 24/7 पावर यहाँ मिले, ये लक्ष्य लेकर के हम काम कर रहे हैं। टूरिज्म सेक्टर यहाँ की रीढ़ रहा है, लेकिन चाहे वो टूरिज्म हो या कोरोना हो, पेंडेमिक ने तो और तबाही मचा दी। तो ये उम्मीद करें कि जल्द रिवाइवल होगा जैसे ही कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी। 2 बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जरा पता करिए, आप यहाँ हैं, गुलमर्ग और पहलगांव में होटल आपको नहीं मिलेंगे, तो यहाँ ऑलरेडी रिवाइवल हो चुका है। काफी संख्या में सैलानी आ रहे हैं, देसी भी विदेशी भी, और टूरिज्म पर हम विशेष फोकस कर रहे हैं। एक धारणा गलत है कि टूरिज्म सबसे बड़ा बैकबोन है। बैकबोन है, टूरिज्म है, बहुत महत्वपूर्ण है और बैकबोन भी है। मुझे लगता है कि हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर भी जम्मू कश्मीर की GDP को बड़ा योगदान करता है और उस पर भी हम सोच रहे हैं। 3/4 एप्पल का प्रोडक्शन देश का यही होता है। एक तो मैंने आपको बताया कि कुछ लोगों को वंचित किया गया एप्पल लगाने से वो उनको अवसर मिलेगा। दूसरा, हाई डेंसिटी एप्पल की ओर हम जा रहे हैं और उससे यहाँ का एप्पल 4 गुना प्रोडक्शन उसका हम बढ़ा सकते हैं।
केसर है, वॉलनट है, जम्मू के अंदर राजमा है, राइस है, अनेक चीज़ें हैं इस इलाके में। लेमन ग्रास यहाँ रियासी में हो रही है। तो इन सब चीज़ों को हम प्रमोट करना चाहते हैं और मुझे लगता है कि अभी हमारे कुछ अधिकारी और यहाँ के कुछ स्थानीय लोग जम्मू और कश्मीर के गए थे दुबई। अब केसर मुझे लगता है कि जो यहाँ पैदा होता है दुनिया में कहीं नहीं होता है, लेकिन दूसरे देश के केसर भी इसी भाव में बिकते थे। तो जियो टैगिंग कराई है। तो इस तरह के अनेक काम हम कर रहे हैं। डेयरी, अभी अमूल के एमडी आए थे यहाँ, 1 लाख लीटर दूध अभी मुझे लगता है कि डेयरी वाले लोग, अमूल वाले लेते हैं, 1 लाख प्राइवेट डेयरियाँ लेती हैं। ये लक्ष्य भी हम बढ़ा रहे हैं, कम से कम 5 लाख लीटर दूध यहाँ अमूल के लोग लें और अब बाकी डेयरियाँ लेंगे। तो इस दिशा में हम सोच रहे हैं। तो टूरिज्म भी है, इंडस्ट्री भी है, एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर भी है, डेयरी भी है, इन सब सेक्टर्स को हम प्रमोट करना चाहते हैं। आखिरी छोटे छोटे 2 सवाल। एक तो पहले यह कहा जाता था कि चाहे वो सीमेंट इंडस्ट्री हो, चाहे स्टील इंडस्ट्री हो, कुछ बड़े लोगों का, राजनीतिक घरानों का कब्जा था, तो कार्टेल बना के उसकी कीमतें बढ़ा देते थे। उस पर लगाम लगेगी? वो तो भारत सरकार ने पहले ही ये व्यवस्था कर दी है। अब देश के किसी हिस्से में कार्टेल बना करके कोई दाम नहीं बढ़ा सकता है। इसके लिए भारत सरकार पूरी तरह से, मैं समझता हूँ, सन्नद्ध है और काम भी कर रही है। इसलिए जम्मू कश्मीर में भी इस तरह की स्थिति नहीं आने वाली। आप जिस इलाके से आते हैं वहाँ का एक अंदाज है और कश्मीर की वादियों में है, जम्मू में है, कुछ मिस करते हैं उत्तर भारत का? नहीं, मैं कुछ मिस नहीं कर रहा हूँ। मैं जम्मू कश्मीर का हो गया हूँ पूरी तरह से और 24/7 जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए लगा हुआ हूँ। लेकिन आपके लोग, जो पॉलिटिकल लोग थे, वो आपको मिस करते होंगे? अब ये उनसे पूछने की जरूरत है। वैसे मेरी बात हो जाती है कभी कभी उन लोगों से। और इस बीच में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जो पुरानी रही है, वहाँ जाना हुआ? मैं अपने गांव गया था 1 दिन के लिए। अब यहाँ से निकलना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए जाना आना कम हो पाएगा। मैं मानता हूँ कि ये नियति ने जो जिम्मा दिया है और जिस भरोसे से मुझे ये काम दिया गया है, उस पर कितना हम खरे उतरते हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन इसको मैं ऐसे पूछ लेता हूँ, गाजीपुर, लखनऊ, BHU, दिल्ली, क्या मिस करते हैं? खाने में, लोगों में, या थोड़ा सा एक आ तो जाता है अंदर से? नहीं, मैं घुल मिल गया हूँ जम्मू कश्मीर में और मुझे लगता है कि मैं कश्मीरी सीख रहा हूँ, मैं डोगरी सीख रहा हूँ। तो इसमें मेरा समय ज़्यादा जाया हो जा रहा है। जम्मू कश्मीर का ही मैं होके रह गया। बहुत धन्यवाद। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब को कहते हैं कि ये मेरा सौभाग्य है कि ये जिम्मेदारी मिली है, और जाहिर तौर पर उनके कार्यकाल के लिए सबसे बड़ी सफलता यह है कि निष्पक्ष चुनाव हुए हैं और बिना किसी हिंसा के चुनाव हुए। नतीजे सबके सामने हैं, देश के सामने, दुनिया के सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए मनोज सिन्हा साहब। धन्यवाद तिवारी जी।